हम लोगों ने ER डायग्राम देख लिया, कितना आसान था। कोई दिक्कत हुई किसी को? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? तो बस अब आप जिस तरह का चाहोगे ER डायग्राम उस तरह का ER डायग्राम कर सकते हो। और कोई कंफ्यूजन होता है तो आप फिर से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग रिलेशनशिप, जैसे हमने देखा ER डायग्राम में कि किस तरीके से हमारे ER डायग्राम में दोनों डिफरेंट टाइप के एंटिटीज हैं, तो उस तरह के एंटिटी में हमारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है यार। यही हो रहा था ना, जिसके लिए हमने डायमंड बॉक्स यूज किया। अब हम देखेंगे कि दोनों जो डिफरेंट या दो से ज्यादा जो एंटिटी हो रहे हैं वो किस तरह का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो किस तरह के रिलेशनशिप का मतलब है कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है। क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। क्लियर है? आपके बुक में दिया गया है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में सबसे पहले है 1-to-1 रिलेशनशिप। दूसरा 1-to-many रिलेशनशिप। नेक्स्ट many-to-one। And the last is your many-to-many relationship. हमारे पास रिलेशनशिप मिल गए। कौन कौन से मिले? 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-one रिलेशनशिप और 1-to-many रिलेशनशिप। ये हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में डिफाइन किए गए हैं। मतलब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कनेक्टेड है, सिंपल समझो, दिस इज कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप। क्लियर है? एक का एक से ही रिलेशन है, जैसे हस्बैंड वाइफ। आपके बुक में एक एग्जांपल है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का वाइफ, वाइफ का हस्बैंड। जैसे ये एग्जांपल आप देखो। अब एंटिटी क्लियर हो गया ना, क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ। क्लियर है? ये 1-to-1 रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेगा। और 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब क्या है? हस्बैंड का वाइफ से रिलेशन, वाइफ का हस्बैंड से है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। क्लियर है? दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज 1-to-1 रिलेशनशिप, जहां पे एक का एक से संबंध है, दूसरे का पहले से संबंध है, बस इसके बियॉन्ड नहीं। क्लियर है? 1-to-many में क्या हो गया? एक एंटिटी है जो कई सारे एंटिटी को रिलेट करता है। एक एंटिटी है जो कई सारे एंटिटी को क्या करेगा? रिलेट करेगा। आपके बुक में ये एग्जांपल दिया गया है, जैसे टीचर है, वो कोर्स 1 में भी इन्वॉल्व है, कोर्स 2 में भी इन्वॉल्व है और कोर्स 3 में भी। तो कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3 तीन डिफरेंट टाइप का एंटिटीज है, बट इन तीनों में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो किसी एक एंटिटी का बन रहा है, एंड दैट इज योर टीचर। टीचर, this is your course 1, course 2 and course। मतलब
मतलब ये कोर्स फर्स्ट को भी कंप्लीट करेंगे, ये कोर्स 2 भी होगा, कोर्स 3 भी होगा। अलग अलग मॉड्यूल हैं, सारे अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे, और एक टीचर क्या है वो तीनों तरह के एंटिटी में इन्वॉल्व है। दिस इज कॉल्ड, या ये तीनों तरह के कोर्सेज जो है वो एक पे डिपेंड है, या ये जो है वो इन तीनों में रिलेट करते हैं। तो एक का जो रिलेशनशिप है वो सो मैनी एंटिटी है। क्लियर है? यानी कि एक जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो कई सारे एंटिटीज में प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशनशिप। क्लियर है? नाउ वी हैव मैनी टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू वन। मैं इसको मिटाता हूं। मैनी टू वन में क्या है, ये भी एग्जांपल आपके सेट है। जैसे एडमिन को ले लो आप, तो एडमिन में क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें दिया गया है कि फायर चीफ है, पुलिस चीफ है या मेयर है, ये सब हमारे किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? मिनिस्टर को। तो ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज which are interlinked only one entity। कहने का मतलब डिफरेंट जो एंटिटीज हैं वो किसी एक एंटिटी से रिलेटेड हो रहे हैं, वो हमारे क्या हो रहे हैं? मैनी टू वन। वन टू मैनी जस्ट अपोजिट है, एक है जो तीनों से रिलेटेड है। यहाँ ये तीनों जो है वो किसी एक को रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे एडमिन सेक्शंस में आकर आप जाओ, एडमिनिस्ट्रेशंस में जाओ, तो एडमिनिस्ट्रेशंस में क्या है? पुलिस विभाग है, अलग अलग हमारे ब्रांचेस हैं उसमें भी, लेकिन ये सब किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? किसी मिनिस्टर को। तो उसका एक अलग विभाग है, वो उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, वो सारे अलग सेक्शंस एक साथ क्लब करके हमारे किसी सिंगल डिपार्टमेंट में सिंगल एंटिटी को क्या कर रहे हैं? जो उसका मेन जिसके पास गवर्निंग पावर है उसको क्या कर रहे हैं? वो रिपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मैनी टू वन रिलेशनशिप। इसको समझ लीजिए अच्छे से। फायर चीफ, ये हम तीसरा पढ़ रहे हैं, ये जो है वो किसके लिए है? मैनी टू वन। पुलिस चीफ, and last is your mayor, and all these are reporting to minister. So this type of relationship is commonly known as many to one relationship, and last is your many to many। जैसे many to many में क्या है? स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है। स्टूडेंट 1 जो है वो कोर्स 1 के लिए भी इनरोल्ड है, कोर्स 2 के लिए भी इनरोल्ड है। स्टूडेंट 2 जो है वो हमारा कोर्स 1 में भी इन्वॉल्व है, कोर्स नेक्स्ट में भी इन्वॉल्व है। तो एक अलग अलग एंटिटी जो है वो अलग अलग एंटिटीज में क्या हो सकते हैं? अपना रोल प्ले कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्लियर है? सो ये ओवरऑल हमारा ये डायग्राम जो है वो समाप्त हो गया। क्लियर है? अब हमारे पास एक टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम, एंड आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन फ्लो चार्ट। क्लियर है? अब तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आप लोगों को। जितना आपने या डायग्राम में एंटिटी क्या है, एट्रिब्यूट्स के जितना कंफ्यूजन था वो सारे के सारे अब तक दूर हो गए होंगे। क्लियर है? डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डीएफडी। क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा।
सिंपल है। कैसे आपका डेटा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, क्या उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, किस तरह से डेटा हमारा इनपुट के लिए जा रहा है, कैसे डेटा हमारा प्रोसेस के लिए जा रहा है, किस तरह से डेटा हमारा आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीजों को या इन सारे एक्टिविटीज को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है एंड दिस इज कॉल्ड डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि क्या आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, उसके बाद क्या हमारा उसका कंक्लूजन आना चाहिए। क्योंकि डीएफडी जब हम बनाते हैं तो डीएफडी के अलग अलग लेवल्स हैं, जीरो लेवल है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल। कहने का मतलब कि हम डेटा को कितना मिनिमाइज करते हुए जाते हैं। अब हमें यहाँ पे बेसिक डीएफडी पढ़नी है कि किस तरह से हमारे डेटा फ्लो डायग्राम एक दूसरे से अटैच होते हैं या किस तरह से डेटा फ्लो डायग्राम हमारे बनाए जाते हैं। जैसे आप बुक देखेंगे अपनी, तो डीएफडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे ईआर डायग्राम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, डीएफडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं। जैसे आप में प्रोसेस बॉक्स है, तो ये एलिप्स ये इस तरह का बनता है, आप देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस बॉक्स। अगेन हमारी एंटिटी यहां भी इन्वॉल्व है, तो एंटिटी का रोल जो होगा वो किसमें होगा, रेक्टेंगल में होगा। गुड। यहां पे हम एंटिटी को अपने रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद हम एरो की यूज करते हैं जो कनेक्ट करता है हमारा कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि डेटा का क्या फ्लो है, डेटा कहां से कहां तक जा रहा है। तो कुछ ये बेसिक हमारे सिंबल्स हैं जो डेटा फ्लो डायग्राम को डिजाइन करने के लिए यूज किए जाएंगे। आपके बुक में भी एक डीएफडी है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। छोटे छोटे डीएफडी एक दो और आप देखिए। जैसे मैं कहूं सिंपल, मैं बता रहा हूं अभी जीरो लेवल पे, ड्रॉ द DFT for hospital management system। अब इसमें क्या हो रहा है, एक डीएफडी बनानी है। अब यहाँ पे जीरो लेवल की डीएफडी बात कर रहे हैं जिसमें सीधे पेशेंट आएगा। अब हॉस्पिटल है तो हमारे क्या होंगे, पेशेंट होंगे। कहां जाएगा, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में पेशेंट, और इसको आप रिलेट कर दो वेंट टू, लिख सकते हो यार। कहां पे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अलॉटेड क्या, तो रूम। सिंपल है। ध्यान दीजिए कितना आसान है। पेशेंट है, कहां गया पेशेंट, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, और यहां से क्या हो गया, हमने उसको रूम अलॉट कर दिया। सिंपल काम है। अब अगर इसकी चीजें को क्लासिफिकेशंस करो, इसके अंदर की बहुत सारी चीजें हैं। चलो पेशेंट गया, उसको किस तरह का रूम अलॉट किया गया, तो वो इसकी सब एंटिटी बनी हमारी, स्कीमा, सब स्कीमा, ये सब सारी चीजें बनेगी। उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, अब उसको डिफाइन करना आपने शुरू किया।
कौन सा एंटिटी फिर पेशेंट है तो किसको रिलेट कर रहा है, कहां कहां चीजें सब है। लेकिन डेटा फ्लो डायग्राम क्या कह रहा है जीरो लेवल पे कि आप सिंपल बनाओ, पेशेंट कहां जाता है हॉस्पिटल में, तो जो ये सेक्शन होगा इट वुड बी द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कि उसके लिए क्या करना है भाई। तो सबसे पहले अगर पेशेंट जाता है तो उसका एडमिशन होता है कि आओ, और उसके बाद तुरंत किसी न किसी वार्ड में उसकी भर्ती हो जाती है, और उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू कि डॉक्टर साहब अभी आएंगे, तुम 5 घंटा इंतजार करो, तब तक सांस लो, राहत लो, तुम आ गए हो बेटा, यहाँ आ गए हो तो तुम्हारा ट्रीटमेंट होना है। अभी तक बाहर थे तो तुम तड़प रहे थे, अब यहाँ थोड़ा देर और तड़पो, डॉक्टर साहब आएंगे, तुम्हारी सारी बीमारी क्या करेंगे, दूर कर देंगे, तब तक इस रूम में पड़े रहो। अब उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इनको लेके जनरल वार्ड में जाना है कि इनको प्राइवेट वार्ड में भर्ती करना है। अभी फिलहाल तत्काल जो मिला है वो आ रही है, और उसके बाद आपको ऑपरेशन में लेके जाएंगे, वहां पे आपके साथ सारा पोस्टमार्टम या सारा आपका क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ओवरऑल पेशेंट आया, इट वाज द इनिशियल स्टेज एंड द लास्ट स्टेज इज योर रूम, और सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ। तो ये एंटिटी which refers to the, या ये रेक्टेंगल which is the part of entity, या एंटिटी को कह सकते हैं कि हमने रेक्टेंगल में प्रेजेंट कराया है। उसके बाद प्रोसेस, तो प्रोसेस हमारा ये हो गया जहां पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वर्कआउट कर रहा है। हमारे एरो कीज डेटा फ्लो हो रहा है फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू यहां, देख रहे हैं आप, देयर के लिए दिया हुआ है, और क्या मिला उसको यहां रूम। तो ये इट वाज द जीरो लेवल डीएफटी। अगर इसी तरीके से आप किसी और के सेंस में लीजिए, जैसे आप कोर्स के लिए आते हो, स्टूडेंट का समझो आप, स्टूडेंट जाता है, अगर मान लीजिए किसी कोर्स में एडमिशन लेना है उसको, तो क्या होगा, स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई हमारे पास। सिंपल है ये सब, देखो ये सब चीजें जितनी भी दिमाग में रखेंगे आप कॉन्सेप्चुअली इसको समझते चलिए। स्टूडेंट तो कहां जाता है भाई, वेंट टू जो भी है इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी जो भी है मैनेजमेंट सिस्टम, एनरोल्ड किस चीज के लिए, तो कोर्स। कहानी समाप्त। मतलब क्या हुआ, आया स्टूडेंट, कहां गया, तो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसमें भी जाना है वहां पे फर्दर प्रोसेस हुआ, उसको उस कोर्स के लिए एनरोलमेंट हो गया। अब इसके बाद जो जो चीजें होंगी वो क्या पढ़ रहा है, किस तरीके से बनेंगे, ये सारी चीजें फर्दर की बात होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। आप अपनी बुक देखिए जिसमें कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक के लिए दिया गया है। जब आप कैश वापस करते, कैश आप जब निकालते हो, जैसे विड्रॉ करते हो, तो उसके लिए भी आपकी एक डीएफडी बनाई गई है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझिए इसको। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी एंटिटी किससे रिलेट हो रही है, क्या यहाँ पे प्रोसेस यूज किया जाएगा, किस तरह से ये वर्कआउट करेंगे, इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बनाए, ध्यान दीजिए। हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे डीएफडी ऑन द कैश withdrawal process from बैंक। क्या प्रोसेस है हमारा, बेसिकली टू विड्रॉ द मनी, सो सबसे पहले हमारे पास कस्टमर,
complete withdrawal sleep. यहाँ पे validation transaction, and balance. Process transaction, थक गए होंगे देखते देखते क्या कर रहे हैं सर। देखो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है आपका, बहुत आसान है, समझिए इसको, वेरी सिंपल। मैं कैसे बता रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है केवल। आप जब बैंक में जाते हो, सपोज दैट कि सपोज क्या करना है इसमें, आप जा रहे हैं, आप जाइए, रोज पैसे जो इकट्ठे किए सबको निकाल लीजिए। आप कस्टमर हैं, आप गए, पहला एंटिटी, देखिए मैंने मार्किंग दे दिया, तो बुक में भी मार्किंग की गई है। फर्स्ट कस्टमर
जो है वो कंप्लीट विड्रॉल स्लिप, यानी कि जो भी विड्रॉल स्लिप है उसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा विद अकाउंट नंबर विद अमाउंट। क्लियर है? अकाउंट नंबर जो है और कितना अमाउंट आपको निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है? 5000, 2000, 1000, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 1000, जितना भी आपको अमाउंट निकालना है उसके लिए विड्रॉल स्लिप है बैंक में अवेलेबल। आप जाएंगे और उसको फिलअप करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, नीचे सिग्नेचर करेंगे, पीछे भी अगर दो वेरिफिकेशन सिग्नेचर होता है तो उसको भी करेंगे और तब ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस होगा कंप्लीट विड्रॉल स्लिप। आपको क्या प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन फिर टेलर के पास जाएगा जो वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। यहाँ पे सिग्नेचर कार्ड, तो क्या करेगा ये सिग्नेचर कार्ड, वैलिडेशन, ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस। तो ये देखेगा कि अब आपके जो आपने अकाउंट नंबर दिया है, जो टेलर जनरेट हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले वैलिडेशन होगा, वेरीफाई होगा, ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस। क्या जिस अमाउंट के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली है, आपने विड्रॉल स्लिप भरा है, वो अवेलेबल भी है कि नहीं है, या कितना बैलेंस है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो किससे पता चलेगा, आपके अकाउंट से। तो वो काम यहाँ पे हो गया। क्लियर है? यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और चौथा काम यहाँ तक आ गया। अब ये दो ओपन एंडेड बॉक्स है, ध्यान दीजिए। दो ओपन एंडेड बॉक्स करते क्या है, जब दो इस तरीके से आपके यहाँ पे इस तरह के बॉक्स दिए गए हो तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे डेटा हमारा मेंटेन किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। क्लियर है? और ये किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, किसी भी एंटिटी से। तो यहाँ पे अब हमने किया क्या है, कस्टमर अकाउंट डेटा को मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ से ये अकाउंट नंबर वेरीफाई करेंगे कि जो अकाउंट नंबर आपने दिया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद अकाउंट मैच करने के बाद डेबिट अमाउंट ये किसको प्रोसेस कर देंगे, प्रोसेस ट्रांजैक्शन के लिए। हाँ, आप इतना अमाउंट आप डेबिट कर सकते हैं क्योंकि सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस इतना है, आपको दिख रहा है इतना, सारी चीजें हैं। इसके बाद तुरंत जो प्रोसेस होगा तो उसमें से कितना अमाउंट आप डेबिट कर रहे हो ये फिर किस पे चला जाएगा, डेटाबेस में चला जाएगा। भाई ये है। और नया अब उसके बाद डेबिट करने के बाद कितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, वो नया बैलेंस भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद न्यू बैलेंस और कैश अमाउंट दोनों आपको पे कर दिया जाएगा, यहाँ पे बता दिया जाएगा पे कैश। और ये किसको चला जाएगा, रिसीट कैश या कैश कार्ड जो भी है वो कस्टमर। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमारे विड्रॉल सिस्टम बैंकिंग के अंदर काम करते हैं। इट वाज द ओवरऑल स्ट्रक्चर, इट वाज द ओवरऑल डेटा फ्लो डायग्राम अबाउट द विड्रॉल स्लिप। क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट। अब ये आपका ईआर डायग्राम खत्म हुआ, अब आपका डीएफडी खत्म हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट।
एक क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं आपके किसी में फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए आएगा, आपका डीएफडी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। क्लियर है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना किसी को? जब किसी सब्जेक्ट के लिए आप इंटरेस्ट शो करोगे तो अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे अब आपका टॉपिक है लॉजिकल सेक्शन है, थोड़ा सा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? सब में ग्राफ चल रहा है? परेशान हो गए हैं। फ्लो चार्ट के बारे में बता रहे हैं कि फ्लो चार्ट is a graphical representation of your program। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं कि it is a graphical representation, it is a graphical mode of your programs। जो आप प्रोग्राम अपने बनाते हैं या जो प्रोग्राम्स आप राइट करते हो उसका क्या ग्राफिकल अप्रोच होता है, किस तरीके से डिजाइन होता है वो ग्राफिकली फॉर्मेट में, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। अब जब हम डेटाबेस की डिजाइनिंग करते हैं या किसी भी बिजनेस सिस्टम की डिजाइनिंग करते हैं, ध्यान दीजिए, तो लॉजिकल सेक्शंस हमेशा मेंटेन किए जाते हैं। हमेशा लॉजिकल चीजों पे कैसे काम करेगा, क्या वर्कआउट होगा, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होंगे, सारी चीजें, एंटिटी रिलेशनशिप, डीएफटी, हमारा फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जो होगा वो ये बताएगा कि किस तरह से इस पे प्रोग्राम्स हमारे काम करेंगे, किस तरीके से एक्टिविटी हमारी जो होगी वो परफॉर्म होगी थ्रू सॉफ्टवेयर। तो वो काम, वो प्रोग्राम्स हमारे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए जाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। अब यहां पर भी फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए आपको कुछ सिंबल यूज करना है। वो सिंबल कौन कौन से हैं? देखिए, आपके पास जो सिंबल है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपनी बुक देख सकते हैं सब लोग। मिरर नहीं, ध्यान दो, दिस इज योर स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स। ये हमारा स्टार्ट है या स्टॉप, या इसी को हम लोग एंड भी कह सकते हैं। एंड न लिखेंगे तो भी काम चलेगा। फिर हमारे पास इनपुट बॉक्स है जो कुछ इस शेप में है, बुक में से फॉलो कीजिएगा, प्रॉपर सिंबल वहां पे दिया हुआ है। इनपुट के लिए ये हमारे डेटा स्टोर के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे हमारा बुक में अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा इन्होंने कर्व कर दिया है। ये हमारा आउटपुट के लिए दिया गया है। सिंबल जितने भी मैं मेंशन कर रहा हूं उस पे आप बुक में इसको देखेंगे कि किस तरीके से आपके सिंबल बनाया गया है। हम यहाँ पे जो वर्कआउट करेंगे वो किसके लिए करेंगे? अपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। क्लियर है? फिर हमारा प्रोसेस भी होता है, डेटा स्टोर, प्रोसेस और स्टोर। और लास्ट में फिर हम इसको क्या करते हैं? एक और सिंबल है जिसको हम लोग कनेक्टर कहते हैं। इस तरीके से यूज होता है ये हमारा कनेक्टर।
लास्ट में फिर हम इसको यूज कर सकते हैं किसके लिए, स्टॉक के लिए। सो दीज आर द सिंबल्स जिनके हेल्प से हम फ्लो चार्ट को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, 15 मिनट भी आ रहा है, ठीक है। हो गया। सबसे पहले फ्लो चार्ट पे हम लोग सिंपल फ्लो चार्ट देखेंगे, फिर कंडीशनल देखेंगे, फिर लूपिंग इंस्ट्रक्शंस पे देखेंगे, और इसके बाद सबसे ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे कि कैसे आपको फ्लो चार्ट बनाना है या फ्लो चार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं कहूं draw the flow chart to find sum of two number। दो नंबर को जोड़ने के लिए क्या करना है, हमको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, विच इज अ सिंपल फ्लो चार्ट। क्योंकि दो नंबर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो नंबर को सिंपल यूज कर लेंगे, सिंपली यूज कर लेंगे और उसके लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है। अब एक चीज का ध्यान दें, दो तरह की वैल्यू यहाँ पे यूज की जाती है। थोड़ा टेक्निकली मैं समझाऊंगा आपको। एक है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, जबकि वेरिएबल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रन टाइम पे वेरी करता रहता है। तो जो प्रोग्राम बनाना चाहिए, जो फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, उसका स्कोप हमेशा ग्लोबली सेट करना चाहिए, ताकि वो किसी भी दो नंबर को क्या कर सके, ऐड कर सके, किसी भी दो नंबर को जोड़ सके। और जब किसी भी दो नंबर की बात करेंगे देन हम क्या यूज करेंगे, वहां पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और वेरिएबल जब यूज होगा तो हमारे प्रोग्राम का जो नेचर होगा वो ग्लोबली सेट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए मैं कैसे बना रहा हूं फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट, क्लियर है। उसके बाद इनपुट, तो इनपुट क्या करेंगे हम लोग, कोई दो वेरिएबल, क्या लिखिए, a, b। क्लियर है। दो वेरिएबल ले लिया हमने। अब यहां प्रोसेस क्या होना है, स्टोर क्या होना है, तो c इक्वल टू a प्लस b। और इसके बाद प्रिंट C। And finally stop। ध्यान दीजिए, टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर, दो वेरिएबल होने चाहिए a और b। मान लो a में हमने 5 स्टोर किया, b में हमने क्या स्टोर कर दिया, 6। सो 5 प्लस 6 हमारे आपस में जुड़ जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 11। और 11 को हमने c लोकेशन पे स्टोर कर लिया है, इसीलिए तीसरे वेरिएबल का यूटिलाइजेशन भी हम कर लिए यहाँ पे c। स्टार्ट इनपुट a, b, c इक्वल टू a प्लस b। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों नंबर जुड़ने के बाद किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, c के अंदर। अब रिजल्ट किसके अंदर है,
तो सी, तो प्रिंट सी और लास्ट में क्या कर दिया, स्टॉप। क्लियर है? नेक्स्ट बनाइए। Draw the flow chart। देखिए मैक्सिमम फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आते हैं आपके, तो ज्यादा से ज्यादा जितना बना सकते हैं आप बनाइए, बाकी तो मैं आपसे कराऊंगा एक प्रैक्टिस। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर। एवरेज ऑफ टू नंबर बनाए। स्टार्ट। इनपुट ए कॉमा डी, कोई दो नंबर है तो यहाँ पे भी इनपुट कितना ही यूज करेंगे, किसी भी दो नंबर को, तो दो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। लॉजिक क्या होना चाहिए, जितने नंबर हैं उन सबको जोड़ दो, जितने टर्म्स है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो दो नंबर का एवरेज निकालना है तो a + b डिवाइडेड बाई 2। लास्ट में क्या हो गया, स्टॉप। राइट डाउन। स्टार्ट, इनपुट ए कॉमा बी, दो वेरिएबल है तो दोनों हमने इनपुट ले लिया यहाँ पे। एवरेज निकालने के लिए तरीका क्या है, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। प्रिंट एवरेज, लास्ट में स्टॉप। सो इट इज अ फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा मैं फ्लो चार्ट करा दूंगा आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। ड्रॉ द फ्लो चार्ट to find area of triangle। Draw the flow chart to find the area of triangle। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं भाई एक ट्रायंगल की? 4, 5, क्या बात कर रहे हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कितने साइड्स होंगे? 3 साइड्स, ए बी और सी। क्लियर है? अब इस पे जो फार्मूला यूज करना है हमें, उसमें बताया जाएगा आपको। हीरो फार्मूला है आपका, जिसमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर और तो परिमाप कैलकुलेट करते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, S = a + b + c डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट के अंदर s × s - a
into s minus b into s minus c. Is that clear? दिस इज योर फार्मूला. अब इसी फार्मूले पे हमको अपना फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप देखेंगे इसको. तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट. स्टार्ट हो गया. अब इनपुट करेंगे क्या, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी. इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी. इसके बाद सबसे पहले हम S कैलकुलेट करेंगे. S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2. इसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लीजिए इसका. वहां पे क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. अब प्रिंट कर दीजिए. लास्ट में स्टॉप. देखो कितना आसान हो गया ये. सबसे पहले स्टार्ट, इनपुट a कॉमा b कॉमा c, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2. एरिया हमने निकाल दिया स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. प्रिंट एरिया, लास्ट में स्टॉप. क्लियर है? ये इसका फ्लो चार्ट हो गया. अब आगे बढ़े, नेक्स्ट नोट कीजिए. ड्रॉ द फ्लो चार्ट क्या है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल. इसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल का, पाई आर स्क्वायर. क्लियर है? देखिए अभी ये सब ऐसे फ्लो चार्ट मिलेंगे जो सिंपल मिलेंगे, आपको आसानी से समझ में भी आएंगे. स्टार्ट, इनपुट क्या करेंगे भाई, रेडियस, त्रिज्या. एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. प्रिंट एरिया,
स्टॉप। देखिए स्टार्ट इनपुट आर का मतलब रेडियस हो गया। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या पाई की वैल्यू आप दे दीजिए 22/7 इनटू आर स्क्वायर को आप आर इनटू आर भी लिख सकते हैं। प्रिंट एरिया लास्ट में स्टॉप। क्लियर है? समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? है? ध्यान दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नोट कीजिए, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू इंटरचेंज एनी टू नंबर। किसी दो नंबर को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया? अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है, तो जब इंटरचेंज हो तो a क्या हो जाए? 6 हो जाए और b क्या हो जाए? 5 हो जाए। क्लियर है? अब देखेंगे इसके लिए किस तरह से हमारे फ्लो चार्ट बनेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट इनपुट ए कॉमा बी। कोई दो नंबर है तो दोनों नंबर को इनपुट कर देंगे। टी इक्वल टू ए, स्टार्ट इनपुट ए कॉमा बी। टी हमने एक तीसरा वेरिएबल यहां यूज किया है टी। क्यों यूज किया? ध्यान दीजिए, सपोज करो ये ए है और ये क्या है? बी है। ए बी फुल ग्लास ऑफ वाटर, ये भी भरा हुआ है। दोनों ए के पानी को बी में डालना है, बी के पानी को ए में डालना है। अब इस काम को अगर हम करते हैं तो इस काम को अगर इस तरीके से करेंगे तो दोनों का पानी गिर जाएगा। तो गिराना नहीं है हमें क्या करना है? दोनों के पानी को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो इंटरचेंज करने के लिए तीसरे कंटेनर की जरूरत पड़ेगी जो बिल्कुल खाली होगा, और उस कंटेनर का नाम क्या है? टी। क्लियर है? अब इसमें कुछ नहीं है, खाली है। तो जो टी है उसके अंदर हमारा क्या आ गया? ए आ जाएगा ना। इसके पानी को अगर इसके अंदर डालोगे टी आ जाएगा। तो इसको जब लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखेंगे टी इक्वल टू ए। इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू जो है वो किसके अंदर स्टोर हो गई? टी के अंदर हो गई। क्लियर है? उसके बाद ए खाली हो गया, तब आसानी से बी की वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी? ए के अंदर। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ए इक्वल टू बी। अब जब बी की भी वैल्यू ए में चली गई तो ये खाली हो गया अब हमारा, तब उस केस में टी को बी के अंदर डाल दो। टी को बी के अंदर डाल दिया, यानी कि टी में है क्या? ए। तो ये हमारा इस तरीके से इंटरचेंज हो गया। इस काम को यहीं पे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्लो चार्ट दे देगा और कहेगा कि उसमें तीसरे वेरिएबल का यूटिलाइजेशन नहीं होना है, या तीसरा वेरिएबल मत यूज करें। तो तीसरा वेरिएबल यहाँ पे क्या है? टी है। तो सारी चीजें एज इट इज होंगी, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा आपका?
जो चेंज होगा वो ये होगा a इक्वल टू a प्लस b, b इक्वल टू a माइनस b और a इक्वल टू a माइनस b। इसके जगह पे इसको राइट कर देंगे। कब? जब तीसरे वेरिएबल को यूज ना करने के लिए कहा जाए। अगर सिंपल आता है कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू इंटरचेंज एनी टू नंबर, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। अगर उसमें कंडीशन स्पेसिफाई है ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू इंटरचेंज एनी टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, देन उस केस में आपको केवल ये यूज करना है। क्लियर है? तो यहां पे जब आप यूज करोगे तो कैसे वैल्यू होगी? सपोज करो a की वैल्यू 5 और b की 6, तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11। तो a में क्या स्टोर हो गया? 11 आ गया। b इक्वल टू a माइनस b, नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस और b कितना है? 6। तो b में क्या आ गया? 5। a इक्वल टू a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस और b नेक्स्ट टाइम कितना हो गया है? 5। तो 11 माइनस 5 यानी कि a में क्या हो गया? 6। तो जब a प्रिंट होगा तो 6 प्रिंट हो जाएगा, जब b प्रिंट होगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। अब ये कुछ हमारे सिंपल फ्लो चार्ट्स हो गए।